हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड केमिस्ट्री के क्वेश्चंस क्लास 10th, है ना। सो पहली वाली पार्ट में हमने बायोलॉजी के क्वेश्चन डिस्कस करे थे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम्स। एंड इस वाले पार्ट में हम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, है ना। विच क्वेश्चन द टॉपिक और द क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। सो इस बार क्वेश्चन चैप्टर वाइज डिवाइडेड हैं। सो द फर्स्ट चैप्टर इज केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। सो पहले वाले चैप्टर में से द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज इम्पॉर्टेंट इज द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन विद एग्जाम्पल, है ना। सो ऑक्सीडेशन उपचयन होती है, उपचयन अभिक्रिया, और रिडक्शन इज अपचयन अभिक्रिया, है ना। तो उसके उदाहरण के साथ आपको बताना है। नेम द सब्सटेंस और नेम द रिएक्शन एक्चुअली यूज इन द वाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी। तो आपको यहाँ पे रिएक्शन लिखनी है कि कौन से वाला सब्सटेंस है या कौन सी रिएक्शन है जो कि वाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में यूज होती है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन with example. So displacement or double displacement reaction is displacement is विस्थापन और double displacement is द्विविस्थापन अभिक्रिया आपको बतानी है एग्जाम्पल के साथ। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, फोटोलाइटिक रिएक्शन और थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सो डीकम्पोजिशन यानी कि वियोजन अभिक्रिया जो होती है उसके तीन तरीके होते हैं, तीन प्रकार होते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन के। 3 टाइप्स होते हैं। वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक, फोटोलाइटिक एंड, है ना। सो इलेक्ट्रोलाइटिक, फोटोलाइटिक, और हमारा नेक्स्ट होता है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आपको उनके सारे एग्जाम्पल्स भी आने चाहिए और आपको वो रिएक्शंस को लिखना भी आना चाहिए। नेक्स्ट इज डिफाइन रेंसिडिटी, गिव 2 मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग रेंसिडिटी। सो बहुत ईजी है ये तो, है ना, कि रेंसिडिटी क्या होती है एंड उसके प्रिवेंटिंग मेथड्स देना है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि है बैलेंसिंग करना। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए तो एक क्वेश्चन ज़रूर आने वाला है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज a compound A is used in the manufacture of cement. When dissolved in water, it evolves large amount of heat and forms compound B. So इस वाले ऐसे वाले क्वेश्चंस में आपको बताना होगा कि कंपाउंड ए क्या है और कंपाउंड बी क्या है। सो कंपाउंड ए को पहचानने के लिए आपको ये वाला वर्ड दिया है कि मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, कि सीमेंट के बनने में यूज़ होता है। तो ऑब्वियसली कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि चूना हो गया। देन उसके बाद क्विक लाइम हो गया। देन उसके बाद व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, सो जैसे ही हम क्विक लाइम को वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो उससे कंपाउंड बनेगा, दैट इज द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एंड उससे एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, है ना, जब वो पानी में जैसे ही मिलता है तो गरम गरम लगता है। तो जो जिसमें वो बाकेट होती है या फिर जिसमें भी वो डाला जाता है उसकी बाहर से वो जो लेयर होती है वो बहुत गर्म हो जाती है। तो ये वाले हमें फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। सेकंड, हमें उसमें रिएक्शन देनी होगी कि हाउ, कि जब हम ए कंपाउंड को वाटर में मिलाएंगे तो कैसे बी कंपाउंड फॉर्म होता है। लिस्ट 2 टाइप ऑफ रिएक्शन। सो यहाँ पे एक वर्ड दिया है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व हुई है, तो हीट जो है बाहर निकली है, दैट इज इट मीन्स कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई, है ना। दूसरी चीज उसने बोले टाइप ऑफ रिएक्शन। सर जब दो चीज़ों को मिलकर एक कंपाउंड बनता है तो उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन, यानी कि संयोजन अभिक्रिया। तो एक्सोथर्मिक होती है हमारी ऊष्माक्षेपी, है ना, तो यहाँ पे ऊष्माक्षेपी लग रही है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि सो दिस इज बेस्ड ऑन एन एक्टिविटी क्वेश्चन। सो जो भी हमारी एक्टिविटी दी हुई है इस वाले चैप्टर के अंदर वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्टिविटी में से कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेड नाइट्रेट इज एडेड टू द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग पोटेशियम आयोडाइड। राइट द नेम एंड द कलर ऑफ द कंपाउंड प्रेसिपिटेटेड। सो जो प्रेसिपिटेट जो बना है उसका कलर बताओ और उसका नाम बताओ। सो कलर क्या होता है, इसमें येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है और जो प्रेसिपिटेट है दैट इज लेड आयोडाइड, है ना। इसकी एक रिएक्शन लिखनी है कि हाउ व्हेन लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड आपस में कंबाइन करेंगे तो वो क्या क्या बनाते हैं। देन उसके बाद टाइप ऑफ रिएक्शन लिखना है एंड जस्टिफाई योर आंसर कि क्यों है वो टाइप ऑफ रिएक्शन ऐसा, है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो ये वाला क्वेश्चन भी है, this is also activity based. So 1 gram of copper powder was taken in a china dish and heated. What changes takes place on heating? Why hydrogen gas is passed over this heated substance? A visible change is seen in it. Give the chemical equation of reactions, name and color of the compounds products form. So इस रिएक्शन में जो भी क्या लिखना है, सबसे पहले तो हमें केमिकल इक्वेशन लिखनी है, फिर उसके बाद हमें क्या लिखना है, इसमें केमिकल इक्वेशन लिखनी है। देन उसके बाद हमें यहाँ पे नाम लिखना है एंड कलर बताना है कि कलर जो कंपाउंड है वो जो बना है उसका कलर क्या है। हिंदी में भी मैंने ये दिया हुआ है इधर। सो नेक्स्ट, अरे
सो द नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो नेक्स्ट चैप्टर इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, राइट. सो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लोर अल्कली प्रोसेस एंड गिव यूजेस ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन द प्रोसेस. तो क्लोर अल्कली प्रोसेस हिंदी में होती है, इसको बोलते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया. सो क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या है ना, क्यों कहते हैं इसको, और फिर उसके बाद जो भी उसके प्रोडक्ट बनते हैं क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड जो NaOH है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो उसके प्रोडक्ट्स बने हैं उनके यूजेस हमें लिखने हैं. तो ये एक इम्पॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन. देन उसके बाद हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखना है कि क्यों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम एल्कलाइन सॉल्ट बोलते हैं, एंड उसके 2 एग्जाम्पल्स यानी कि 2 यूजर्स लिखने हैं, नॉट एग्जाम्पल. थर्ड क्वेश्चन इज पीएच स्केल मेजर क्या होता है ना, आपको पीएच स्केल की डेफिनेशन देनी है, देन उसकी रेंज लिखनी है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सिग्निफिकेंस ऑफ हाईएस्ट एंड दी लोएस्ट वैल्यू ऑफ पीएच, कि हाईएस्ट वैल्यू होगी तो क्या पता चलेगा, लोएस्ट होगी तो हमें क्या पता चलेगा. नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल, कि जब एसिड्स मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं वो, है ना, तो हमें लिखना इसकी रिएक्शन बतानी है. नेक्स्ट इज अगर हमारे पीएच का जो माउथ का जो पीएच है दैट विल इफ इट इज बिकम बिलो 5.5, तो 5.5 से नीचे चला जाए तो क्या हो जाएगा, है ना. सो आपको इस वाले केस में लिखना है कि टूथ डिके हो जाएगा. देन उसके बाद अगर हम पीएच की एसिडिटी को कैसे बताएंगे, है ना, पीएच डिक्रीज हो जाएगा तो एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी, एंड देन एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी तो उससे हम कैसे प्रिवेंशन, कैसे मेथड्स होंगे और उससे हमारी क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना, तो ये हमें यहाँ पे लिखना है. देन उसके बाद नेक्स्ट इज फॉर्मूला, बैलेंस्ड इक्वेशन और यूजेस, है ना. तो आपको इसका केमिकल फॉर्मूला बताना है. केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, ब्लीचिंग पाउडर एंड वॉशिंग सोडा. तो बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ब्लीचिंग पाउडर और वॉशिंग सोडा, इसकी आपको केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए. बैलेंस्ड इक्वेशन की हाउ दे आर फॉर्म, कैसे बनते हैं ये, और इनके यूजेस क्या है, इनके क्या क्या प्रयोग है ना, कहाँ कहाँ हम इनको प्रयोग करते हैं. नेक्स्ट इज एक्सप्लेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर क्रिस्टलाइजेशन आपको एक्सप्लेन करना है. नेक्स्ट इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स विद एग्जाम्पल, सो आपको वो इंडिकेटर्स बनाने हैं जिनको हम स्मेल से पता लगाते हैं, है ना. सो ऑल्फैक्टरी क्या हो गया, स्मेल इंडिकेटर्स हो गए, कि स्मेल से मुझे पता चल जाए कि वो क्या है, एसिड है या सब्सटेंस बेस है कोई, है ना, क्षार है या अम्लीय है. नेक्स्ट उसके बाद है यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, तो आपको बताना है यहाँ पे यूनिवर्सल इंडिकेटर्स कौन से होते हैं, है ना, क्या होते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई शुड वी नॉट ऐड एसिड टू वाटर. सो ये एसिड टू वाटर नहीं है, यहाँ पे है वाटर टू एसिड, कि हम पानी में एसिड क्यों, नो इट इज़ राइट एक्चुअली, नहीं, वाटर टू एसिड, है ना, कि हम एसिड के अंदर पानी क्यों नहीं मिलाते हैं. सो एसिड के अगर हम अंदर पानी क्यों नहीं मिलाते हैं, हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे पानी लेते हैं एंड देन धीरे 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 एसिड को क्या करते हैं, डिजोल्व करते हैं वाटर के अंदर एंड उसको स्टर करते रहते हैं टाइम टू टाइम, सो दैट जो हीट इवॉल्व होती है वो क्या हो जाए, उसके अंदर वो मिक्स हो जाए, है ना. हीट को हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं बाय स्टरिंग ऑल द टाइम, उसको हिला के. तो यहाँ पे यही पूछा गया कि हम वाटर एसिड में वाटर क्यों नहीं मिला सकते, डायरेक्टली एसिड लो वाटर मिलाओ डाइल्यूट कर दो, नहीं कर सकते, बिकॉज देयर विल बी लॉट ऑफ वहाँ पे क्या हो जाएगी, बहुत अमाउंट ऑफ हीट जो होगी, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व हो जाएगी एंड दैट विल स्प्लैश आउट, है ना. तो जो भी आपका जो एसिड होगा वो स्प्लैश आउट हो जाएगा एंड इट विल क्या कर सकता है, वो फेस पे लग सकता है या फिर कपड़ों पे जला सकता है. सो इट विल बी वेरी रिस्की, तो इसलिए हम कभी भी एसिड में सीधा डायरेक्ट पानी नहीं मिला सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फ्रॉम द चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से. सो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, बोथ केमिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज दी फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज भी, स्पेशली द एक्सेप्शन पार्ट, कि एक्सेप्शन क्या क्या है ना, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ मेटल कंपाउंड X रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl टू प्रोड्यूस अ ब्रिस्क एफर्वेसेंस. Gas evolved forms a white precipitate when passed through a lime water. Write the balanced chemical equation involved in the above mentioned chemical reaction. So इसके अंदर क्या बताना है आपको, मेटल X का नाम बताना है एंड दूसरा आपको बताना है कि इसमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है और ये बताना है कि जो गैस प्रोड्यूस हुई है कौन सी गैस है. सो यहाँ पे 2 हिंट्स दिए हुए हैं. फर्स्ट इज द ब्रिस्क एफरवेसेंस. सो जब भी ये वर्ड ब्रिस्क एफरवेसेंस आएगा, सो लाइक इससे रिलेटेड होता है, ब्रिस्क एफरवेसेंस होता है CO2 का, है ना. जैसे हमने कोल्ड ड्रिंक पी है या सोडा पिया है, उसमें क्या होता है, छोटे छोटे बबल्स क्रिएट हो रहे होते हैं. वो जो बबल्स क्रिएट होते हैं ना, वो CO2 के क्रिएट होते हैं, है ना. तो एफरवेसेंस आती है ना, उसमें ब्रिस्क वाली आवाज़ भी आती है, तो दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. गैस तो पता चल गई एंड देन जैसे ही हम उसको लाइम वाटर से पास करते हैं वो
इट टर्न्स मिल्की, है ना, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। तो यहाँ से तो ये पता चल गया कि जब भी वर्ड लाइम वाटर हो और गैस की बात हो रही हो तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड ही लिखना है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है वाई नाइट्रिक एसिड डू नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस when react with metal, or name two metals which produces the hydrogen gas with nitric acid. So क्या अलग है नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस क्यों प्रोड्यूस नहीं होती है मेटल्स के साथ? बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आपको वो एक्सप्लेन करना है। देन आपको वो दो मेटल्स के नाम बताने हैं कि वो नाइट्रिक एसिड के साथ भी हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस करते हैं, राइट। सो आपको पता होना चाहिए कि दैट इज द मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, वो टू मेटल्स होते हैं। सो यहाँ पे आप इसको मैग्मा करके याद कर सकते हो, नाइट्रिक मैग्मा। नेक्स्ट इज गिव टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो इन सारी गैसेस को आप कैसे पता लगाओगे? वाया दी क्या क्या टेस्ट, कैसे प्रेजेंस, क्या क्या टेस्ट होता है इन गैसेस के लिए आपको पता होना चाहिए। लाइक पॉप साउंड है, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, ब्राउन कलर, रॉटन एक्स स्मेल, है ना, सड़े वंडे जैसी। और फिर उसके बाद ऑक्सीजन है, बर्निंग कैंडल के पास लेके जाएंगे तो वो और तेज़ से जलने लग जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। सो आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5th and 6th। आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, दैट हाउ आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, आयनिक कंपाउंड्स बनते कैसे हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो यानी कि आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आना चाहिए आयनिक कंपाउंड्स का। सो दैट इज द कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। सो मैग्नीशियम क्लोराइड आपको पता होना चाहिए। और हमारे पास है, तो ये कोई भी कंपाउंड दे सकते हैं, है ना, एल्यूमिनियम क्लोराइड आपको दे सकते हैं, कैल्शियम क्लोराइड दे सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे बनाएंगे, कि आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, राइट। सो नेक्स्ट चैप्टर इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सो इट इज़ लाइक वेरी इजी चैप्टर, है ना, एंड ऊपर से बहुत सारा रिड्यूस्ड हो चुका है इस बार सिलेबस। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस बनते हैं वो हैं, what are the reasons of uniqueness of carbon, that why carbon is able to make so many compounds, कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स कैसे बन जाते हैं, है ना, कार्बन कैसे इतने सारे यौगिक बना लेता है। तो आपको बताना है कि कार्बन की प्रॉपर्टीज़ क्या है ना, कि टेट्रावेलेंसी होती है, देन उसके बाद क्या होता है उसमें कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है। तो ये प्रॉपर्टीज़ आपको इसमें बतानी है, इनको एक्सप्लेन करना है, इनके बारे में बताना है कि क्या क्या होती है ये। देन उसके बाद व्हाट राइट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। कोवलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ आपको याद होनी चाहिए कि कोवलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी होती क्या है। जो कोवलेंट यौगिक होते हैं उनकी क्या क्या गुणधर्म होते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टी होती है। देन उसके बाद है एक्सप्लेन आइसोमेरिज्म। आइसोमर्स पता होने चाहिए कि आइसोमर्स क्या होते हैं, है ना। एंड आपको पेंटेन के आइसोमर्स पता होने चाहिए कि हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ पेंटेन बी फॉर्म्ड, कितने आइसोमर्स बना सकते हैं हम पेंटेन के, और कितने, और उनका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, है ना। सो नेक्स्ट वाले में नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द होमोलोगस सीरीज विद एग्जाम्पल। तो आपको होमोलोगस सीरीज के बारे में बताना है, डेफिनेशन एंड उसका एग्जाम्पल देना है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है आपको मीथेन का, है ना, मीथेन मॉलिक्यूल्स का। सो बहुत ईजी है मीथेन का बनाना। बस ये याद रखो कि कार्बन को ना, कार्बन की लास्ट वैलेंस में कितने होते हैं 4, तो उसकी 4 इलेक्ट्रॉन्स वो शेयर करता है किसी के साथ। तो अगर आपको ये वाला पता है कि यहाँ पे कार्बन सिर्फ ऐसे ही अटैच कर सकता है, देन आप बहुत ईजिली बना लोगे। आपको बाकी में तो हाइड्रोजन 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 ही ऐड करना है। अगर तो ये हमने सीखा ही हुआ है ना, 1 कार्बन होगा तो उसे मीथेन कहेंगे, 2 कार्बन होगा तो इथेन कहेंगे। सो प्लीज़ रीड दैट टेबल, वो वाली टेबल ज़रूर पढ़ो कि 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, उसके नाम कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है इस वाले क्वेश्चन में, और आपको पता लगाना है कि वो जो फंक्शनल समूह है या जो ग्रुप है वो इन क्वेश्चंस में कौन कौन सा दे रखा है ना। और ये फंक्शनल ग्रुप आपको पता चलेगा जब आप इनको खोल लोगे, तो बहुत ईजिली पता चल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 पे तो पता ही है यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 हो गए, लेकिन हमें हाइड्रोजन चाहिए 6 और ऑक्सीजन चाहिए हमें 1। तो ऑब्वियस ही बात है हमारे पास बचा फाइनली OH। तो OH जब ग्रुप है तो हमें पता चल गया कि इस वाले जो क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन, उसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो OH यानी कि एल्कोहल ग्रुप इसमें अटैच्ड है। तो आपको ऐसे ये पता होना चाहिए। तो अगर आपको समझ नहीं आना ना, प्लीज़ एक्सपेंड इट, उसको खोल लो, है ना, खोल के लिख लो, जितने भी कार्बन है उनसे अटैच कर लो हाइड्रोजन, आपको फिर पता चल जाएगा कि कौन सा फंक्शन ग्रुप उसमें आराम से पता चल जाएगा अटैच्ड है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रॉम द चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्टेट डॉब्राइनर लॉ विद एग्जाम्पल्स एंड राइट इट्स लिमिटेशन। तो आपको स्टेटमेंट पता होनी चाहिए, 4 लॉ है हमारे पास, है ना। डॉब्राइनर लॉ की स्टेटमेंट पता होना चाहिए,
उसने एग्जाम्पल कौन से दिए थे वो पता होना चाहिए, इसकी लिमिटेशन आनी चाहिए। देन ऐसे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव की स्टेटमेंट पता होनी चाहिए एंड इसकी लिमिटेशंस पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस की एडवांटेजेस आपको पता होनी चाहिए, स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए, है ना, कि दैट मॉडर्न क्लास पीरियोडिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। बाकी जितनी भी स्टेटमेंट है दे आर बेस्ड ऑन एटॉमिक मासेस, ये आपको पता होना चाहिए, है ना, कि वो बाकी सारी एटॉमिक द्रव्यमान के ऊपर है, बस यही है जो एक एटॉमिक संख्या के ऊपर दी हुई है आपको। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, मेंडलीव्स लॉ ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट पता होनी चाहिए कि मेंडलीव ने क्या बोला था, मतलब व्हाट इज दैट स्टेटमेंट। देन उसके बाद नेक्स्ट इज व्हाट राइट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। सो यहाँ पे भी आपको एडवांटेज बताने कि मेंडलीव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एडवांटेजेस क्या हैं एंड उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल। सो कंपेयर द फॉलोइंग एलिमेंट्स एज पर द करेक्टरिस्टिक गिवन द ब्रैकेट। सो जो ब्रैकेट में जो दिया हुआ है करेक्टरिस्टिक, इसके बेसिस पे हमें इन दोनों एलिमेंट्स को क्या करना है, कंपेयर करना है। लिथियम और नाइट्रोजन, है ना, इसका एटॉमिक रेडियस में बताना है कि इनका एटॉमिक रेडियस में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट इज पोटेशियम और क्लोरीन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बतानी कि कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन दोनों में से। देन मैग्नीशियम और कैल्शियम, इनकी वैलेंसी बताने कि दोनों की वैलेंसी कितनी है। देन उसके बाद हमें नेक्स्ट में डिफाइन पीरियड्स एंड ग्रुप्स, ये तो बहुत आसान है, आपको आवर्त और समूह पता होने चाहिए क्या होते हैं, यानी कि पीरियड्स एंड ग्रुप्स क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो कि यानी कि केस स्टडी रिलेटेड क्वेश्चन है कि कैसे पीरियोडिक टेबल के ऊपर, है ना, हमारे से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो आपको भाई एक तो डाउन द ग्रुप यानी कि ऊपर से नीचे और लेफ्ट टू राइट के बारे में आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से, है ना, कि लेफ्ट टू राइट में क्या इफेक्ट पड़ता है और डाउन टू यानी कि टॉप टू डाउन अगर हम आएंगे तो क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये अगर आपको पता है तो आप बहुत ईजिली ये क्वेश्चंस कर लोगे, है ना। सो पैसेज दिया हुआ है, यहाँ पे मेटेलिक करेक्टर दिए हुए हैं और यहाँ पे नॉन मेटेलिक करेक्टर्स दिए हुए हैं, स्टेटमेंट्स दी हुई हैं कुछ, एंड देन उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक करेक्टर। तो यहाँ पे बताना है कि एल्कली मेटल्स का ग्रुप दिया हुआ है आपको और यहाँ पे मेटेलिक करेक्टर्स का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, मतलब हाईएस्ट को सबसे पहले लगाना है देन लोवेस्ट सबसे लास्ट में। तो अगर हम बात करें एल्कली मेटल्स का जो ग्रुप होता है वो होता है लीना, करे, रब, से, फरियाद, यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। और अगर हम देखें तो हमें दिया हुआ है सीजियम तक, है ना, फ्रांसियम हमें नहीं दिया हुआ है। तो अगर हम बात करें डाउन द ग्रुप, जैसे ही हम जाते हैं, यहाँ पे एक बात बोली कि जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं तो हमारा जो एटॉमिक रेडियस है वो बढ़ जाता है। एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगा तो वो क्या हो जाएगी, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यानी कि सीजियम ज़्यादा इजिली इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है एज कम्पेयर टू द लिथियम। तो यहाँ पे क्या हो गया, सीजियम हमारा क्या हो गया, मेटेलिक करेक्टर ज़्यादा हो गया उसका। तो हम नीचे से ऊपर की तरफ आएंगे तो सीजियम इज़ द हाईएस्ट, देन रुबीडियम, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम एंड लास्ट में लिथियम आएगा। तो यहाँ पे देख लो कहाँ पे है लास्ट में लिथियम, दो जगह है लास्ट में लिथियम, दोनों से करो सीजियम, रुबीडियम, पोटेशियम, सोडियम एंड लिथियम। तो हमारा सी वाला ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा। देन उसके बाद हाइड्रोजन के लिए पूछा है कि हाइड्रोजन इज प्लेस्ड अलॉन्ग विद द एल्कली, तो यानी कि इसी के ऊपर लिथियम से ऊपर ही हाइड्रोजन प्लेस्ड होता है। तो यहाँ पे पूछा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, लेकिन वो फिर भी क्या करता है, नॉन मेटेलिक करेक्टर शो करता है, लेकिन रखा वो मेटेलिक करेक्टर्स के साथ है, क्यों ऐसा है। तो यहाँ पे पूछा कि इलेक्ट्रॉन हैज़ वन इलेक्ट्रॉन रेडली लूज, इलेक्ट्रॉन कभी भी रेडली अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता बिकॉज इट हैज़ ओनली वन इलेक्ट्रॉन, एक ही तो इलेक्ट्रॉन है उसके पास, अगर वो भी लूज कर देगा तो बचेगा क्या उसके पास। देन इट कैन ईजिली लूज वन इलेक्ट्रॉन लाइक अल्कली मैटर्स टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस, बिल्कुल भी नहीं। देन उसके बाद एज हाइड्रोजन कैन गेन वन इलेक्ट्रॉन एंड ईजिली लाइक हैलोजन, तो वो गेन भी नहीं करता, हाइड्रोजन कभी नेगेटिव नहीं होता, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। देन उसके बाद क्या होगा यहाँ पे, देन उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे अगर हम बात करें, हाँ, सो एज हाइड्रोजन शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, सो लास्ट डी वाला पार्ट इज द करेक्ट पार्ट कि जो हाइड्रोजन है वो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शो करता है। नेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा विच इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो यहाँ पे एक वर्ड दिया है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप जो होती है वो डिक्रीज होती चली जाती है, यानी कि जो ऊपर वाले मेटल्स होंगे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी और नीचे वालों की कम। सो दिस इज होल द हेलोजन ग्रुप 17th ग्रुप है और 17th ग्रुप में फ्लोरीन सबसे टॉप पे आता है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाई होगी इस वाले केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द रीजन फॉर द ग्रेजुअल चेंज इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन हेलोजन डाउन द ग्रुप।
सो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी हुई है, यहाँ ये वाली जो स्टेटमेंट है वो एग्जैक्टली आपको क्या है दी, यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं एग्जैक्टली आपको स्टेटमेंट में मिल जाएगा। तो इसका आंसर है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। नहीं, बिल्कुल गलत है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। ढूंढ लो डिक्रीज कहाँ लिखा है, ये रहा 2 डिक्रीज। तो इंक्रीज वाले तो वैसे ही कट गए, तो यानी कि ए और डी ऑप्शन कट गया। अब हमें इन दोनों में से देखना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे जाते हैं तो डिक्रीज होती है, लेकिन उसकी लूज टेंडेंसी जो टू लूज इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज होगी, नहीं, ये गलत हो गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचा, सी ऑप्शन बचा कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है इसलिए। नेक्स्ट इज कि हमारे पास दिया हुआ है कि व्हाट इज द रीजन जस्टिफाई योर आंसर। सो फ्लोरीन का 72 पिकोमीटर है स्मॉलर एटॉमिक रेडियस देन लिथियम 152 पिकोमीटर। मतलब फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है और लिथियम का कम होता है, बट फिर भी एटॉमिक रेडियस में इतना फ़र्क है। फ्लोरीन का 72 पिकोमीटर होता है और लिथियम का 152 पिकोमीटर होता है। वाई? फ्लोरीन और लिथियम आर इन द सेम ग्रुप। तो जहाँ सेम ग्रुप है वो तो काट दो, बिल्कुल भी नहीं है सेम ग्रुप के, तो सेम ग्रुप ए और सी वैसे ही ऑप्शन कट गया। बचा कौन सा, बी और डी ऑप्शन बचा। इसमें दोनों में सेम पीरियोडिक टेबल है। नेक्स्ट वाली लाइन पढ़ लेते हैं। एटॉमिक साइज इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल। तो ये तो गलत बोला उसने। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं ऊपर से नीचे, डाउन द ग्रुप में कभी भी पीरियड्स में नंबर ऑफ शेल इंक्रीज नहीं होते हैं, बल्कि एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होता है अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इसका ऑप्शन हो गया डी। सो एलिमिनेट करना हम जितना सीखेंगे ना उतना ही हमारे लिए ईजी रहेगा ये। नेक्स्ट लास्ट में मैंने आपके लिए एक ट्रिक लगाया कि हाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि हम रिएक्टिविटी सीरीज, और इससे हमारे 2 क्वेश्चन होते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट वाले क्वेश्चन। इससे हमारा डिस्प्लेसमेंट वाला क्वेश्चन क्लियर होता है कि कैसे डिस्प्लेस करेंगे हम। सो इसके लिए मैंने ट्रिक यहाँ पे लिखी हुई है कि दैट इसको याद करने का तरीका क्या है। तो इसको याद करने का तरीका है, केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है क्योंकि मरकरी सिल्वर ऑडी लाया है। बहुत ईजी है इसको याद करना। सो इसको याद करना बहुत ईजी है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, दैट्स केदारनाथ यानी कि के माने पोटेशियम, ना इज सोडियम, एंड देन फिर उसके बाद का इज Ca कैल्शियम, माली का Mg यानी कि मैग्नीशियम, आलू का एल्यूमिनियम, जिंक, ज़ारा का Z, फीके से Fe आयरन, पी से Pb लेड, H से हाइड्रोजन, क्योंकि Cu से कॉपर, मरकरी से मरकरी, सिल्वर इज Ag, ऑडी इज Au मतलब गोल्ड। सो यानी कि दीज आर द रिएक्टिविटी सीरीज जिसको आप याद कर सकते हो। एंड रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है, जो टॉप में जो एलिमेंट्स होते हैं दे आर मोस्ट रिएक्टिव, बट जो सबसे नीचे जो बॉटम में जो एलिमेंट्स होते हैं दे आर लीस्ट रिएक्टिव। सो ऑब्वियस है ना, गोल्ड डज नॉट रिएक्ट विद एनीवन, इट इज़ अ लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, बट पोटेशियम इज द हाईएस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। सो दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज। तो ये आपको याद करने के लिए तरीका है, एक ट्रिक है ना। सो थैंक यू सो वेरी मच। इफ you like the video, if you find this video very helpful to you, please like, share and definitely comment in the video, and also subscribe the video for the notifications. So मैं जल्दी ही आपको फिजिक्स के क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराऊंगी। सो डे आफ्टर टुमारो द फिजिक्स के क्वेश्चंस भी आपके पास आ जाएंगे। सो थैंक यू सो वेरी मच।